हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आंसू की पाठशाला में। एसिड बेस और सॉल्ट का हम लोग का जो सीरीज चल रहा था उसका ये अगला लेक्चर है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एसिड और बेस के डिफिनेशंस, उसके प्रिपरेशंस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, ताकि आपको एसिड और बेस का ये जो चैप्टर है ये काफी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा ये वीडियो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड और बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि पीएच हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं और पीएच हम लोगों को क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएच स्केल, जैसा कि हम लोगों ने एसिड और बेस के डिफिनेशन के बारे में जाना, उसमें हम लोगों ने आर्हेनियस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आर्हेनियस ने बताया था कि एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसे हम लोग जब जल में घुलाते हैं, पानी में घुलाने पर उसका जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो H+ आयन प्रदान करता है। ठीक, और बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसे पानी में घोलने पर या जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देता है। ठीक, तो अगर कहने का मतलब है कि अगर मैं एसिड को पानी के साथ पानी में घोल दूं तो मुझे H+ आयन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। और बेस मैं वैसे केमिकल कंपाउंड को कहूंगा जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिले। ठीक है, ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये बात बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा बेस वीक होगा। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जिस भी केमिकल कंपाउंड में H+ आयन होगा वो एसिड होगा, OH- आयन जिसमें होगा वो बेस होगा। साथ ही आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हमें यह भी बताता है कि जो एसिड जितना जल्दी H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, और जो बेस जितना ज्यादा या जितना जल्दी OH- आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेट तो करेंगे ना, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है ये स्केल, पीएच स्केल। ठीक, तो जनरली जो पीएच होता है, पीएच का मतलब पीएच का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो P है इसे हम लोग कहेंगे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का पावर जांचते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन का हम लोग शक्ति को जानते हैं। तो उससे पहले एक चीज आर्हेनियस ने कहा था कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन होता है। ठीक, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि वाटर जो होता है H2O, ये जो है डिसोसिएटेड रहता है H+ आयन में और OH- आयन में। इस बात को आप समझिए। मतलब अगर आप एक प्योर वाटर को अगर आप लो तो उस प्योर वाटर में आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल आपको H2O के मिलेंगे, H2O मॉलिक्यूल मिलेगा, ढेर सारा आपको भरा हुआ मिलेगा, अनगिनत मिलेगा। और आपको उस वाटर में कुछ मात्रा में आपको H+ आयन और OH- आयन मिलेगा। यानी कि पानी जो होता है हम लोगों का वो पार्शियल रूप से डिसोसिएटेड रहता है H+ आयन और OH- आयन। और ये H+ और OH- आयन पानी में इतने कम रहते हैं आप उसे नेग्लिजिबल बोल सकते हो। ठीक, तो शायद यही कारण है कि पानी जो होता है
तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर फ्री आयन है ही नहीं, बहुत ही कम है। H+ आयन और H- आयन बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक, तो कितना रहता है? तो जब इसका डिसोसिएशन मतलब H2O जो है टूट गया H+ और OH- में, जब इसका हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, यानी कितने H+ आयन मेरे पानी के अंदर हैं, प्योर वाटर के अंदर, तो हमें पता चला क्या कि 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 इतने H+ आयन और इतने OH- आयन प्योर वाटर के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 10⁻⁻7 ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे पूरा जोड़ूं तो इसे हम लोग लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे हम लोग कहते हैं। इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, या जब मैं 11th-12th के बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको और डिटेल कर दूंगा। लेकिन आपके क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानो कि KW जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, और KW जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन के, यानी द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर आप इसे गुना करो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो आपका जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो आपका आएगा 10⁻14। ये फिक्स है, वाटर के लिए ये फिक्स है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻14, और पानी में कितने H+ होते हैं 10⁻7, OH कितने 10⁻7। यही से कॉन्सेप्ट आपका चालू होगा पीएच का। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लेते हैं। और देखिए इसे मैं रब करता हूं थोड़ा सा। आप एक क्या कीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए 100 ml के आसपास हमने पानी लिया, प्योर वाटर लिया मैंने। तो इस प्योर वाटर में कितना H+ आयन होगा? तो मैं कहूंगा 10⁻⁻7 होगा। H+ आयन हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ मात्रा एसिड की मिला दी। मैंने इसमें क्या किया, इसमें एसिड डाल दिया। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि जब मैं इसमें इस वाटर में एसिड मिलाऊंगा तो ये जो एसिड होगा डिसोसिएट होकर के H+ आयन देगा। मतलब अगर मैं इस ग्लास प्योर वाटर में अगर मैं कुछ एसिड को मिलाता हूं तो इसका मतलब मैं H+ आयन को बढ़ा रहा हूं, H+ आयन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो अगर मैं पानी में अगर एसिड डालूं तो पानी में तो पहले से ही 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन है, और मैंने एसिड को मिला दिया, और एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है। इसका मतलब कि ये जो एसिड है ये इस वाटर में H+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, H+ आयन की मात्रा को बढ़ा देगा। तो कितना बढ़ाएगा, 10⁻⁻7 से ज्यादा कितना करेगा, 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 कितना कर देगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं एक और ग्लास पानी लूं 100 ml ऑफ वाटर, प्योर वाटर, तो इसमें OH कितना है 10⁻⁻7, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इस वाटर में मैं बेस मिला दूं, NaOH मिला देता हूं, तो आर्हेनियस कहता है क्या कि बेस उसे कहेंगे जो जल में घुल करके OH- आयन दे। तो जैसे ही मैं इसमें बेस डालूंगा तो क्या होगा, मेरे पास OH- की मात्रा बढ़ जाएगी। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। पानी में एसिड और बेस मिलाने से होता क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, H+ आयन को बढ़ा रहे हैं या OH- आयन को बढ़ा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था KW का वैल्यू, वो तो आपका 10 क्या था, -14 था। अब अगर इसमें से H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमको जो ये जो कांस्टेंट है आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 10⁻14 ही होना चाहिए। और अगर मैंने H+ आयन को बढ़ा दिया है तो जाहिर सा बात है OH- आयन का घट जाएगा।
अगर मैंने मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 कर दिया, यानी बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁸। देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घट गया। अगर मैं 10⁻⁵ करता हूं और ज्यादा बढ़ा देते हैं हाइड्रोजन आयन को, तो OH माइनस और ज्यादा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, OH माइनस आयन और ज्यादा घट जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक, अगर मैं 10⁻⁴ करता हूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एसिड या बेस मिलाने से, अगर मैं एसिड मिलाता हूं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बेस मिलाऊंगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, तो अब बार बार अगर मैं बात करूं, अगर मुझे बताना है कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, या कौन सा बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, या कितना वीक है, कितना कमजोर है, कितना वीक है, तो मुझे हर बार ये नंबर चाहिए। मुझे ये नंबर बता दो, मैं बता दूंगा। लेकिन ये 10⁻⁻6, 10⁻⁴ इस तरीके का, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक, बार बार ये नंबर बोलना, ये नंबर थोड़ा सा वाव लगता है। तो इसे मैं क्या ऐसा करूं कि मैं एक खास नंबर बता दूं, जिससे क्या हो कि मुझे पता चल जाए कि हाँ, इस नंबर का मतलब हो गया कि ये मेरा एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। या मैं एक ऐसा नंबर बता दूं जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एसिड या ये बेस इतना ज्यादा कमजोर है। मुझे एक सिंपल सा नंबर चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, 10 के टर्म में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे एक नंबर चाहिए सिंपल। तो उसी सिंपल नंबर को हम लोग कहते हैं पीएच। और इसे जो प्रिडिक्ट किया था, इसे जो खोजा था सोरेनसन, इसे खोजा था सोरेनसन नाम के केमिस्ट ने। उन्होंने 1909 में सोरेनसन इंट्रोड्यूस स्केल to determine the strength of acid and base. The scale is known as pH scale, which is ranging between 0 to 14. सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल दिया जो बताता है क्या, स्ट्रेंथ, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताता है। और इस स्केल का जो रेंज था वो 0 से लेकर के 14 तक था। तो उसने पीएच को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला दिया। मतलब ये जो आपको जो 10 के टर्म में जो कंसंट्रेशन आ रहा है, इसे कन्वर्ट करने के लिए, एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कहलाता है, मैं इसे यहां लिखता हूं, आप इसे नोट कर लो। सोरेनसन ने कहा पीएच जो होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है। ठीक है, तो ये जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है, ये वही है जो मैंने अभी लिखा था। यहां मैं लिख देता हूं H2O H+ और OH-। एक चीज हम लोग जानते हैं क्या कि जो प्योर वाटर है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और ये न्यूट्रल होता है। हम लोग जानते हैं इसका जो केमिकल बिहेवियर होता है, ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल वाटर का जो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 10⁻⁷। तो अगर मैं यहाँ पे H+ की जगह मैं 10⁻⁷ रख दूं और कैलकुलेट करूं तो क्या आता है, देखते हैं। pH = -log 10⁻⁷। H+ की जगह मैं रख सकता हूँ 10⁻⁷,
और आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो आप लिख लो log बेस 10 x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है x टू द पावर n इक्वल्स टू होता है, ये n आगे आता है n x, ठीक। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो माइनस और 10 टू द पावर माइनस 7, ये क्या इस फॉर्म में है तो ये -7 आगे आ जाएगा, तो -7 log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो अगर मैं log 10 को अगर मैं 1 कर दूं तो 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 7, यानी pH का वैल्यू आ गया 7, एक खास नंबर आ गया, ठीक। सोरेनसन का ये फॉर्मूला मुझे क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से मुझे एक नंबर निकाल करके दे दिया। तो चूंकि ये जो वैल्यू था 7, ये किसके लिए आया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल में जो सॉल्यूशन था वाटर, वाटर क्या न्यूट्रल है, तो उसके लिए मुझे एक नंबर आया, इसका जो पीएच है, यानी हाइड्रोजन का जो पावर है वो एक खास नंबर आया 7 वाटर के लिए। तो सोरेनसन ने क्या किया, इस तरीके से मैं इसे रब कर देता हूं थोड़ा सा। तो सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल बनाया इस तरीके से। तो वाटर का जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन था उसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, 7 आया। अब मान लीजिए अगर मैं आपको इस वाटर में अगर मैं थोड़ा सा एसिड डाल दूं तो जो इसका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 या 10 टू द पावर -5, इस तरीके से क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा एसिड मिलाने से। तो मान लेते हैं कि अगर एसिड मिलाने पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -5 आया, तो उस कंडीशन में मेरा पीएच क्या आएगा, यहां में लिखता हूं pH इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस log 10 टू द पावर -5। उसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 5 log 10, 5 इंटू log 10 का वैल्यू 1, यानी pH आ गया 5 इंटू 1 5, ठीक। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं पानी लेता हूं सिर्फ वाटर, तो वहां पर पीएच आता है 7, और जैसे हम लोग उसमें एसिड डालते हैं हाइड्रोजन आयन का मान जैसे बढ़ता है वैसे ही मेरा पीएच क्या होता है, 7 से कम हो जा रहा है, ठीक। और चूंकि मैंने इस वाटर में एसिड मिलाया हुआ है तो जो ये वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मैं पानी में एसिड मिला दिया तो उसमें H+ आयन बढ़ जाएगा, H+ आयन बढ़ेगा, इसका मतलब वो पानी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर एसिडिक हो गया तो उसका पीएच क्या हो गया, देखिए 7 से घट गया, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं बेस के लिए अगर देखूं तो मैं इसे रब करता हूं यहां पर, तो अगर मैं बेस का बात करूं, अगर मैं पानी में अगर मैं बेस मिलाता हूं तो वैसे जब बेस में मिलाऊंगा तो वो क्या होगा, OH- का मात्रा बढ़ेगा, तो जैसे OH- बढ़ेगा वैसे H+ क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि हर हालत में मुझे जो Kw है, Kw तो क्या चाहिए, 10 टू द पावर -14 चाहिए ना। और अगर मैंने जैसे बेस डाला है, बेस डालने से क्या होगा, OH- जो 10 टू द पावर -7 था वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, इस तरीके से। तो बेस डालने पर OH- बढ़ गया तो H+ क्या होगा, घट जाएगा ना। कितना घटेगा, अगर ये मान लेते हैं OH- डालने पर 10 टू द पावर -6 हो गया तो H+ कितना होगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 6 14 हर हालत में होना चाहिए, 10 टू द पावर -14 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -8 है बेस डालने पर, तो उसका पीएच कितना होगा, pH इक्वल्स टू -log कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर
8, कैलकुलेट करूँ तो ये -8 आगे आ जाएगा, तो +8 log 10 यानी pH इक्वल्स टू 8 × 1, pH का वैल्यू 8, ये क्या हो गया 7 से बढ़ गया। यानी जब मैंने पानी में बेस डाला तो OH आयन बढ़ गया और H+ घट गया। जब घटा हुआ H+ आयन से मैंने pH निकाला तो उसका वैल्यू 8 आ गया, यानी 7 से तो बढ़ गया। ठीक है, तो इस चीज को देख करके अब जैसे जैसे मैं OH आयन को बढ़ाते जाऊंगा H+ आयन घटते जाएगा। 10⁻8 से क्या हो जाएगा 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, इस तरीके से। और प्रत्येक कंडीशन में अगर मैं pH निकालूं तो उसका जो मान होगा 8 आएगा, फिर 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब है पानी में अगर मैं बेस डालता हूं तो H+ आयन यानी pH का मान 7 से ज्यादा हो जाता है, और अगर पानी में मैं एसिड डालता हूं तो pH का मान 7 से कम हो जाता है। ठीक, तो इस चीज को समझ करके सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल बनाया। एक स्केल बनाया इस तरीके से, और बीच में उसने रखा 7 को, pH का वैल्यू 7 रखा, और इधर उसने एक यूनिट को कम करते गया, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ठीक करूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इस तरीके से एक स्केल बनाया। तो उसने देखा, तो हमने क्या देखा इसमें, जैसे ही मैं एसिड डालता हूं पानी में वैसे ही pH जो होता है 7 से घट जाता है। जितना ज्यादा मैं एसिड डालता हूं उतना ज्यादा H+ का मान बढ़ेगा, और जितना ज्यादा H+ आयन का मान बढ़ेगा उतना pH का मान क्या होता है 7 से कम हो रहा है। इसका मतलब कि जितना मजबूत, जितना स्ट्रांग मेरा एसिड होगा उसका pH का जो मान होगा 7 से उतना ही कम होगा। यानी कि जितना वैल्यू 7 से घटते जाएगा उसका एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं यहां लिखता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और 7 पर क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। ठीक, और 7 से, और जैसे ही मैंने बेस डाला हाइड्रोजन आयन का OH का कंसंट्रेशन बढ़ गया और H+ का कंसंट्रेशन घट गया। जैसे H+ का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे pH का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन ज्यादा होगा, और जितना OH- आयन ज्यादा होगा H+ आयन उतना ही कम होगा। अब जितना कम H+ आयन उसका pH क्या होगा, उतना ही बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? मतलब pH का मान कम, सॉरी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का मान कम तो pH का मान ज्यादा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो pH का मान कम। ठीक है, जितना कम pH उतना ज्यादा मजबूत एसिड, और जितना ज्यादा pH उतना कमजोर एसिड। ठीक है, उसी तरीके से बेस के लिए OH का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा pH मान उतना 7 से उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, OH आयन का कंसंट्रेशन पानी में जितना बढ़ेगा pH का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक, या अगर मैं इस पे बोलूं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना कम pH का मान 7 से उतना ही ज्यादा,
और जितना ज्यादा पीएच का मान उतना मजबूत बेस, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। तो ये जो स्केल है इसे ही हम लोग कहते हैं पीएच स्केल, जिसे बनाया था सोरेनसन नाम के। इसी तरीके से मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, दो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का जो पीएच है वो है 8.4 और दूसरे सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो है 6.5। तो बताइए कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा? बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये था पीएच स्केल और पीएच, सिंपल सा फंडा है। अब बात कर लेते हैं क्या कि जो पीएच स्केल है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इस पीएच का हम लोग के दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर मुझे ये पीएच का अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा कमजोर है। और जब हमको एसिडिटी के बारे में पता नहीं चलेगा तो रोजमर्रा के बहुत सारे काम करने में हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए, जो पीएच और आदमी, पीएच और जीव जंतु है और पेड़ पौधा, ये काफी क्लोजली रिलेटेड है। हम लोग का जो शरीर होता है वो नॉर्मल पीएच लगभग 6 से 8 तक के पीएच के अनुकूल होता है। हम लोग का स्किन, हम लोग का जो शरीर है, कुछ जीव जंतु का भी शरीर ऐसा ही होता है, वो नॉर्मल पीएच पर वो काफी अच्छे से वर्क करते हैं। कुछ पौधे भी हैं वो भी काफी अच्छे से फंक्शन करते हैं नॉर्मल पीएच पे, यानी 6 से 8 के बीच किसी भी प्लांट का या एनिमल का जो ग्रोथ है काफी अच्छे से होता है। और अगर पीएच का वैल्यू अगर बिगड़ गया, उसके आसपास जो एनवायरमेंट है उसमें जो भी कंपाउंड है, अगर उसके पीएच का वैल्यू अगर बिगड़ गया तो वो काफी प्रतिकूल प्रभाव डालता है उस सबके जिंदगी पर, पेड़ पौधे और मनुष्य के जिंदगी पर। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीएच का मान अगर हमारे मुंह का अगर पीएच का मान अगर बिगड़ गया तो हम लोग का क्या होगा, दांत सड़ जाएगा और हम लोग बूढ़े दिखने लगेंगे। अब मान लीजिए अब कोई लड़का है या कोई लड़की है, अब उसका पीएच का मान बिगड़ गया, उसका आगे का 2 दांत टूट गया, तो कैसी दिखेगी? एकदम चूल्हा लगेगी देखने में। ठीक है, तो ये पीएच जो है हम लोगों का, जो मुंह का जो पीएच होता है वो जनरली जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम लोग का जो पीएच होता है मुंह का वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं, मुंह अगर फ्रेश रहता है, उस समय पीएच का मान लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो पीएच बिगड़ता कैसे हम लोग के मुंह का? तो हम लोग के मुंह में जो लाड़ है, जब हम लोग खाना खाते हैं, मीठा कुछ खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो फंसा हुआ रह जाता है हम लोग के दांत में। और जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मीठा पदार्थ जो दांत में फंसा हुआ है, भोजन, खाना का जो पार्टिकल दांत में फंसा हुआ है, उसको वो लोग क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, मुंह में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। और सड़ाने के बाद क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। तो वही एसिड क्या होता है, लगातार हम लोगों के दांत में या मुंह में बना हुआ अगर रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हम लोग का दांत किससे मिलके बना हुआ है, कैल्शियम का। और दांत का जो ऊपरी पार्ट है इनामेल, वो बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो जब मुंह में एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तो वो इनामेल क्या होगा, धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा, डिके होने लगेगा। और जब इनामेल जब हट जाता है, डिके हो जाता है, तो दांत में क्या हो जाता है, कैविटी। और फिर जानते हैं दांत में दर्द, और फिर क्या कहते हैं, परेशानी। तो इस तरीके से लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहा जाता है कि सुबह और शाम ब्रश करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ब्रश का यूज करते हैं, जो पेस्ट का यूज करते हैं, वो हल्का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और वो उसका जो बेसिसिटी होता है हमारे मुंह के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हम लोग का दांत जो है खराब होने से बच जाता है। तो ये था पीएच का इम्पोर्टेंस हम लोग के मुंह के लिए। दूसरा मैं बात करूं तो पीएच जो है मिट्टी के लिए काफी जरूरी है। ज्यादातर जो प्लांट जो होता है वो 7 से 7.5
पीएच वैल्यू के बीच क्या करते हैं, ग्रो करता है। यानी अगर मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू 7 साढ़े 7 के आसपास है तो वो काफी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अगर पीएच का वैल्यू बहुत कम हो गया, 7 से बहुत कम हो गया, 5 साढ़े 5 4 हो गया, इसका मतलब वो मिट्टी क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। और अगर ज्यादा एसिडिक रहेगा मिट्टी तो उसमें जो प्लांट वगैरह है उसके रूट्स गल जाते हैं और वो प्लांट अच्छे से जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक, इसलिए पीएच को मेंटेन करने के लिए जो ज्यादा एसिडिक मिट्टी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चॉक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग छिड़काव करते हैं उसमें, या जिप्सम का छिड़काव करते हैं, जिप्सम पाउडर का छिड़काव करते हैं, ताकि वो क्या करे, जिप्सम पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, वो मिट्टी के एसिड से रिएक्ट करके उसके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और मिट्टी का पीएच फिर से सही हो जाता है। उसी तरीके से मैं बात करूं पीएच का जीव जंतु के लिए, तो जो कुछ एक्वेटिक जानवर हैं, जलीय जीव जंतु है, मछलियां हैं, वो सब भी नॉर्मल पीएच पर ही जिंदा रहती है। पानी का पीएच अगर 7 साढ़े 7 या फिर 6.5 के आसपास है तो वहां पे मछली काफी आसानी से जिंदा रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जब अगर पानी में हम लोग बहुत ज्यादा हानिकारक केमिकल्स या फिर कचरा डाल रहे हैं तो वो सब डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है और जो पानी का जो पीएच है वो कम हो जाता है। क्या कभी कभार कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे पानी पीएच बढ़ भी जाता है, यानी पानी का पीएच जो या तो बेसिक हो जाता है या तो एसिडिक। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तब भी मछलियां मर जाएंगी और अगर ज्यादा बेसिक हो गया तब भी मछलियां मर जाएंगी। उसके अलावा जो हम लोग का जो एयर पोल्यूशन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस प्रोड्यूस होता है, पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, वो क्या होते हैं, पानी के साथ मिल करके वो एसिड रेन के रूप में आते हैं और तालाब के पानी में उसको एसिड रेन जब जमा होता है तो तालाब के पानी का जो पीएच है वो घट जाता है और जो तालाब का पानी है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो इसलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तालाब में भी उसी तरीके से चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का छिड़काव करते हैं जिससे उसका पीएच सही हो जाए। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं आपका पीएच का, जो आपके जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं ताकि आप अच्छे से रह सको अपने एनवायरनमेंट में। तो ये पीएच स्केल ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इस पे और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, तो इसमें और भी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आपके 10th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 10th का सिलेबस है वो इसमें सारा मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसका इम्पोर्टेंस भी मैंने बता दिया। तो अब बच गया इस चैप्टर में बच गया आपका सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कुछ सॉल्ट के प्रिपरेशन, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इस तरह के का हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट, कॉमन जो कंपाउंड है उसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ एसिड बेस के सीरीज में, और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सॉल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। देखिए इस तरह के वीडियो बनाने में, एजुकेशनल वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है और काफी कंटेंट को क्या कहते हैं तैयार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात टाइम का, रेगुलर वीडियो अपलोड करना काफी मेहनत भरा काम है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसे शेयर नहीं करते हैं, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो और भी ज्यादा अच्छा से अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान ना आए,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप सीख सको मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। इस घर बैठे उन्हें भी आसान कॉन्सेप्ट आसान भाषा में उससे मिल सके। और अगर कोई सजेशन अगर आपको देना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।